हाँ। तुम पागल हो गए हो? अरे इसमें पागल होने वाली क्या बात है? हाँ, आजकल तो ये हर कोई करता है। अच्छा, आई प्रॉमिस कि मैं ये वीडियो डिलीट कर दूँ। थोड़ी पाछड़ जाना प्लीज, थोड़ी पाछड़। सर मैं वो क्लिप डिलीट करना भूल गया और उसके 2 दिन बाद मेरा फ़ोन चोरी हो गया सर। और फिर मेरा फ़ोन जिसको मिला सर वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। उसने कहा कि अगर तू मुझे पैसे नहीं देगा तो फिर मैं तेरी ये क्लिप इंटरनेट पे डाल दूंगा। तो सर मैं उसे हर महीने पैसे देता रहा। रेखा में ये है वो आदमी जो आपको ब्लैकमेल करता था। इसके कंप्यूटर पे हमें वो क्लिप मिली है। आपको इसके खिलाफ केस डालना होगा ताकि इस पे एक्शन लिया जा सके। हाँ सर मैं तैयार हूँ। सर एक्चुअली मैं तो पापा के खून के बारे में भी आप लोगों को बताना चाहता था, लेकिन मेरी सुनता कौन है। जब 3 महीने पहले हमारे घर में चोरी हुई तभी भी मैंने कहा था कि पुलिस में जाता है। 3 महीने पहले भी आपके घर चोरी हुई थी? हाँ सर। और ये बात भी आपने पुलिस से छुपाई। किसने की थी चोरी? सर ये अनिल है, ये हमारे यहाँ पे ड्राइवर था। ये सुंदर है, ये कुक था। और ये सुनील, ये घर के सारे काम करता था। सर हमारे यहाँ जो चोरी हुई थी वो इन तीनों ने मिलकर की, ऐसे हमें शक था। तो हमने इन्हें काम से निकाल दिया। साहब हमने कोई चोरी नहीं की है। ये गंदा इल्जाम हम पे लगाया और हमको नौकरी से निकाल दिया। साहब मुझे तो शक इन घर वालों पे है। इनमें से ही किसी ने माल अंदर किया और इल्जाम हम पे लगाया। अभी क्या बोलूं साहब, हम लोग ने चोरी किया होता तो क्या पुलिस को नहीं बुलाते वो लोग? बड़े शाने लोग हैं साहब। सुनील कहाँ रहते? अभी का तो पता नहीं, पर हाँ साहब उसका एक चाचा है, उसका एड्रेस मांगता तो मैं बता सकता हूँ आपको। सुनील कहाँ है? मालूम भी साहब किधर गया। अभी तो 2 महीने हो गए, उसकी कोई खबर भी नहीं गई। उसकी माँ भी बेचारी रोज रोज उसको ढूंढने जाती है। और इसकी दादा बेटा कहाँ है तुम्हारा? कहाँ है सुनील? पता नहीं साहब, वो कहाँ है। साहब मेरे बेटे को मत पकड़िए, उसने कुछ भी नहीं किया। मेरी बात पर विश्वास किया, मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया है। तुमसे किसने कहा कि हम उसे पकड़ने के लिए आए? वो स्नेहल साहब ने फोन किया था मुझे। वो बोल रहे थे कि सुनील ने चोरी की है, अगर वो जैसे मिलेगा उसे पुलिस के हवाले कर देंगे, ऐसे बोल रहे थे वो। साहब मेरे बेटे ने मुझे फोन किया था, उसने कहा कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उसने ये बोला कि वो मैडम पूरी है। कौन मैडम? क्या नाम बताया? इस तरफ। सर ये तो स्नेहल कनौजी है। सर लगता है गला दबाकर इसको मारा गया। कमरे, लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पे कर क्या रहा था। इसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और उनसे रिक्वेस्ट करना कि जरा प्रायोरिटी में बताएं इसकी मौत कैसे हुई और कितने बजे हुई, और स्नेहल की कॉल डिटेल्स भी निकलवाएं। ओके सर। एक्सपर्ट्स के मुताबिक स्नेहल की मौत सुबह 10 से 11 बजे के बीच में हुई थी, और स्नेहल के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक मरने से 1 घंटे पहले उसे एक लैंडलाइन से फोन भी आया था। साहब ये फोन से मैं किसी को फोन लगाने ही नहीं देता। ये पब्लिक फोन नहीं है, इस पर हम लोग सिर्फ होम डिलीवरी का ऑर्डर ही लेते हैं। अच्छा, रिकॉर्ड देखिए, इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कल रात को 9:30 बजे इसी फोन से फोन किया गया था। अगर आपने नहीं किया था तो फिर किसने किया था? अरे हाँ, ये टाइम पे पराग भाई ने एक कॉल किया था, बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे वो। पराग? सर उनका पूरा नाम है पराग पिरोडिया, और यही सामने वाली बिल्डिंग पे दूसरे माले पे रहते हैं। पराग? पुलिस से बहुत जान पहचान है ना तेरी। चल
और जान पहचान बढ़ाते हैं। बता दो सर, सब मेरा पूनम का सर अफेयर था सर। सब उसने कहा कि स्नेहल को रास्ते से हटा दे तो जिंदगी भर ऐश करेंगे। मैंने सोचा कि सर पूनम अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है सर, उसके ससुराल का और उसके मायके का दोनों का हिस्सा मिला के बहुत बनता है सर। मैं इसकी बातों में आगे सर मुझे माफ कर दो। सर बात करना और अफेयर करना तो बहुत दूर की बात है। मुझे नहीं पता ये पराग है कौन और ये झूठ बोल रहा है। मैं नहीं जानती कौन है ये आदमी। सर पहले उसने मुझसे स्नेहल का मर्डर करवाया और इससे पहले सर वो खुद भी एक मर्डर कर चुकी है सर। किसका? सर उसके ससुराल में एक नौकर था, छोटू, उसका सर। ओ भैया, इसको कहीं देखा? हाँ, ये मेरा बेटा है। मुझे कैसे पता कि उसने छोटू का मर्डर किया? सर ये बात मुझे उसने खुद बताई कि उसने छोटू को मारा है। स्नेहल ने सर उसकी बॉडी को घर के पीछे दफना दिया, पर सर जैसे ही उसके ससुर की मौत की इंक्वायरी स्टार्ट हुई तो सर वो डर गई सर। और सर एक रात उसने मौका देख के छाछ में सर नींद की गोलियां मिला के उसने पूरे घर वालों को पिला दी सर। सर मैंने उसी रात उसी के कहने पर छोटू के कंकाल को निकाल के फेंक दिया सर। साहब यही फेंका था, वो रहा साहब। सर मैं उसको मारना नहीं चाहती थी। वो मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, तो मैं अपने आप को बचाने के चक्कर में। झूठ बोलने की कोशिश मत करो। तुमने उसे इसलिए मारा क्योंकि वो तुम्हारे और पराग के बारे में जान गया था, है ना? बोलो! हाँ, मैंने उसे मारा क्योंकि वो मेरी सच्चाई जान चुका था और वो सबको सच्चाई बता देता। आपने निकलवाया ना मुझे काम से, आपने निकलवाया ना मुझे काम से। मैं तुम्हें क्यों निकलवाऊंगी? तुम तीनों में से किसी ने एक ने चोरी की होगी, इसलिए सबने मिलकर तुम्हें घर से सबने बाहर निकाल नहीं दिया। आपकी वजह से हुआ ये सब। आपने निकलवाया ना मुझे काम से। अब आप देखो कि मैं भी आपको कैसे इस घर से धक्के मार के निकलवाता हूँ। मैं अब भी कि अभी स्नेहल साहब को जाके आपके और पराग के बारे में सब कुछ सच बता दूंगा। धमकी दे रहे हो तुम मुझे? हाँ ठीक है। अब छोटू मेरी बात सुनो। मेरी कोई बात नहीं सुनूंगा मैं आपकी। ये सब क्या है? मैंने छोटू को जानबूझ के नहीं मारा। वो मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने बचने के लिए। प्लीज मुझे बचा लो, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज मुझे बचा लो। और फिर मैंने और स्नेहल ने मिलकर उसकी लाश को घर के पीछे गाड़ दिया। और उसके बाद छोटू के मर्डर के अकेले विटनेस को भी तुमने मरवा दिया। अब ये बताओ, अपने ससुर को क्यों मारा तुमने? नहीं सर, मैंने अपने ससुर को नहीं मारा है और मुझे नहीं पता कि उनको किसने मारा है और क्यों मारा है। सर मेरा विश्वास कीजिए, मैंने उनको नहीं मारा है। छोटू, मार डाला उस डायन ने मेरे लड़के को। छोटू, मैं कैसे रहूंगी मेरे छोटू के बगैर? सर पता ना इस कनौजिया फैमिली ने क्या क्या राज छुपा कर रखे। बच्ची की बात को भी अनसुना कर दिया गया था। अगर उस आदमी का फोन नहीं आता
तो हमें ये कभी नहीं पता चलता कि जानकी दास कनौजिया का खून हुआ था। जानकी दास कनौजिया मर्डर केस के बारे में जो फोन आया था वो बोधन शहर के पीसीओ से आया था। अगर जानकी दास की हत्या के बारे में सिर्फ उसके घर वाले जानते थे, फिर उस आदमी को कैसे पता चला जिसने हमें फोन किया था? बोधन सर, बोधन तो तेलंगाना के निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। निजामाबाद, वहीं पर स्नेहल की गाड़ी आखिरी बार देखी गई थी। निजामाबाद पुलिस से कांटेक्ट करो और उस एरिया में जितने भी कार स्क्रैपिंग वाले हैं सबकी एक लिस्ट मंगवाओ। छोटू जानकी दास के कत्ल से पहले ही मारा जा चुका था, तो बचे अनिल और सुंदर। जरा पता करो इन दोनों में से तेलंगाना कनेक्शन है किसका। ओके सर। अरे मारो बताता हूँ साहब, मैंने जानकी दास साहब का खून किया। क्यों? साहब, मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया चोरी का और मुझे नौकरी से निकाल दिया, जबकि मेरे बेटे के कैंसर के इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी मुझे। मेरा बेटा मर गया साहब, इसलिए मुझे जानकी दास पे बहुत गुस्सा था। अरे तू यहाँ? तेरी वजह से मेरा बच्चा मर गया, आज तुझे मरना पड़ेगा। बच्चे को मारा मेरे। गाड़ी की चाबी पड़ी थी, मैंने वो चाबी उठा ली और गाड़ी लेके गया, निजामाबाद तक गया साहब, और वहां जाके स्क्रैप वाले को बेच दी मैंने गाड़ी। और वहां से हमें फोन तूने इसलिए किया क्योंकि तू चाहता था कि जानकी दास के कत्ल के इल्जाम में उसका पूरा परिवार फंस जाए। हाँ साहब। लेकिन तू अपने ही जाल में फंस गया, क्योंकि तू ये भूल गया, क्रिमिनल गुनाह करके कुछ देर के लिए छुप तो सकता है, हमेशा के लिए बच नहीं सकता। कनौजिया परिवार को जानकी दास की लाश को गायब करने के जुर्म में, पूनम को छोटू के कत्ल और स्नेहल के कत्ल की साजिश के जुर्म में, पराग को स्नेहल के कत्ल के जुर्म में और अनिल को जानकी दास के कत्ल और चोरी करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। और ये सभी के सभी इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। जुर्म घर की चार दीवारी में हो या फिर बाहर चौराहे पर, यह हमारा फर्ज है कि हम उसके खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि तभी एक सुरक्षित समाज का निर्माण किया जा सकता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें। दादाजी सही कह रहे हैं प्रिया, तेरी ये दिलेरी कहीं सब कुछ खत्म ना कर दे। खत्म तो सब कुछ पहले ही हो गया है माँ। अगर अब भी हम लोग चुप रहे तो सिर्फ जीते जी मर जाएंगे। ले आ गया। अरे वाह, आज हमें अंधेरा होने से पहले ही घर पहुंचा दिया। थैंक यू सो मच। अब हमसे फॉर्मेलिटी करोगी? अच्छा, वो प्रताप भैया से बात की? नहीं, वो भैया कल शॉप के रेनोवेशन में बिजी थे। कल पूजा है ना, तो उसके बाद ही बात करके देखेंगे। हम जाए? अच्छा प्रिया, एक मिनट। वो बोलने में अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन पेट्रोल का टंकी खाली होने वाला और जेब में सिर्फ 50 रुपया है। तुम्हारे ऐसे हालात देखकर पता नहीं प्रताप भैया हम दोनों की शादी के लिए मानेंगे कि नहीं। अरे तुम टेंशन मत लो यार, मेरा एक अच्छा नौकरी लगने वाला है, फिर हम तुम्हें किसी भी चीज का कमी नहीं होने देंगे। ठीक है, मैं चलती हूँ।
प्रताप भैया, हम ग्राहक लोगों का कॉम्प्लीमेंट्री तैयार कर लिए हैं। 250 ग्राम के डब्बे में 200 ग्राम लड्डू भरे हैं। देखे दादाजी आपने पुराने चावल का कलाकारी, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से नहीं। चलो 250 ग्राम पूरा करो। हाँ बहू। माँ का फोन है? हाँ। दीजिए मुझे। माँ कब तक आएंगे आप लोग? बस बेटा, प्रिया तैयार हो रही है, नवीन के आते ही हम लोग निकल जाएंगे। अरे नवीन है कहाँ? लगता है तुमको फिल्म दिखाना पड़ेगा गरिमा, हमारा टेस्ट समझने के लिए। अगर हमारे साथ शादी करना है ना तो फॉर्मूला समझना जरूरी है। अच्छा, हमारे फॉर्मूले के चक्कर में शादी से पहले ही हम प्रेग्नेंट हो जाएंगे। हर मर्ज की दवा है हमारे पास, 72 घंटे के अंदर खा लेना, ठीक है? हेलो, हाँ भैया। कहाँ है तू? वो हम सोचे आज इतना अच्छा दिन है, दुकान की मुहूर्त के पहले देवी का दर्शन कराए। हमको मालूम है तुम कौन सा देवी का दर्शन करने गए हो। 10 मिनट में नहीं पहुंचे ना तो हमारा विकराल दर्शन करोगे। हाँ भैया पहुंच रहे, बहुत जल्दी पहुंच रहे, ठीक है? नवीन का इंतजार करोगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। पूजा शुरू करते हैं, आता रहेगा वो। हाँ। अरे तुम अपने दीदी जीजा जी को नहीं बुलाओगे तो क्या हम नहीं आएंगे? हाँ, वैसे भी तुम लोगों के बिना परिवार अधूरा ही है। पर निमंत्रण फिर भी नहीं दी। अरे जीजा जी, आप लोगों को निमंत्रण दिया जाता है क्या? वही तो हम कह रहे हैं प्रिया। पापा के जाने के बाद दुकान का तो कबाड़ा ही हो गया था, पर अब तो दुकान काफी अच्छा जमा ली हो प्रताप। अब तो बिक्री बहुत होगी। आप लोग चलिए, मैं आता हूँ। भैया नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। जब ये केस मेरे सामने आया तब मैं एक ऐसे एरिया में पोस्टेड था जहां पर लॉ एंड ऑर्डर रोजाना ताक पर होता था। ये केस मेरे लिए और भी चैलेंजिंग था क्योंकि मेरी ही टीम का एक सदस्य इस केस में शहीद हुआ था और मेरी ही टीम के पुलिस वाले शक के दायरे में भी थे। कैसे हुए? किसने चलाई गोली? साहब हम तो अंदर थे, हमने कुछ नहीं देखा। कैसे हुए? किसी को नहीं देखा? कोई कुछ नहीं बोल रहा सर, ताला लगाए बैठे हैं सब लोग जुबान पे। राणा ही सबकी जबान पर ताला लगा कर गया हो। उसके डर की वजह से कोई कुछ नहीं बोल रहा है। फैमिली भी डर रही है उससे। संभालिए ना खुद को। हमको तो लगता है कि ये दुकान ही मनूस है, क्यों ना बेचते इसे। ब्रिजमोहन जी, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके पोते प्रताप पर गोली राणा ने चलाई। कोई डर की वजह से सामने नहीं आ रहा है, गवाही नहीं दे रहा है। पर जरा सोचिए, अगर आप भी गवाही नहीं देंगे तो आपके पोते प्रताप को न्याय कैसे मिलेगा? आप नहीं चाहेंगे कि आपके पोते के कातिल को सजा मिले? हमको कोई गवाही नहीं देनी साहब। अब और खून खराबा देखने की हिम्मत नहीं। आप डरिए मत, पुलिस आपके साथ है। अरे आप समझ का ही नहीं रहे। अगर हम में से कोई भी बोला तो नाना सबको जीते जी मार देगा। हम गवाही देने के लिए तैयार हैं। तुम ये प्रिया?
हम प्रताप भैया की हत्या के चश्मदीद गवाह हैं। उस राणा ने पहले उनसे रंगदारी मांगी और फिर हमारे ही आंखों के सामने। भरोसा कीजिए हम पर। अब आप समझ लीजिए कि राणा के लिए रेस्टोरेंट निकल चुका है। प्रिया के परिवार को सुरक्षा और इंसाफ का भरोसा देने के लिए हमने उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दी। हमने हमारी ही टीम के 2 कांस्टेबल नीतीश पांडे और अरविंद उपाध्याय को उनके घर पर तैनात कर दिया। प्रिया, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। हम जानते हैं तुम घर से बाहर नहीं निकल पाओगी, लेकिन क्या हम आ जाएं तुम्हारे घर दीपावली पे? अरे अरे अरे, काहे छींक छींक के प्रदूषण कर रहे हो? अरे हम काहे का प्रदूषण कर रहे हैं? इधर हमारी सांस रुकी हुई है और तुम प्रदूषण कर रही हो। तो अब क्या तुमको ऑक्सीजन चढ़वाएं? हमको ऑक्सीजन तभी मिलेगा जब तुम अपने मईके से हिस्सा लोगी। तुमको मालूम है हमारे ऊपर कितना कर्जा है? तुम्हारा कर्जा ना तुम खुद देखो। हम जो लाएंगे ना उसका हम EPHD करवाएंगे और तुमको नॉमिनी भी नहीं बनाएंगे। तुम्हारा क्या भरोसा, कल को हमें ऊपर पहुंचा दिए तो? अच्छा मौका मिल गया ना तुम्हें शादी की बात टालने का। अरे भैया गुजर गए हैं, 1 साल तक कोई शुभ काम नहीं हो पाएगा हमारे यहाँ। बोल तो ऐसे रहो जैसे बहुत दुख लगा। उनकी 13वीं बनी नहीं, सुहागरात मनाने हर रोज आ जाते। आज बोल दियो, दोबारा हमारे भैया को लेकर कुछ मत बोलना, समझी? त्योहार के दिन आंसू नहीं बहाते बहू। माना प्रताप हमारे साथ नहीं है, लेकिन प्रिया ने दिखा दिया बेटी बेटों से कम नहीं। दादाजी, हमको पता है कि आप सभी को हमसे बहुत शिकायतें रही हैं, लेकिन अब हम बदल गए हैं। वो तो वक्त ही बताएगा बेटा। वक्त अच्छा ही होगा माँ। मैंने नवीन को सब कुछ समझा दिया है। मैं और नवीन मिलकर पापा की दुकान फिर से चलाएंगे और देखना प्रताप भैया का सपना जरूर पूरा होगा। आई प्रॉमिस दीदी। क्या हुआ? किसका मैसेज है? कुछ नहीं दीदी, वो फ्रेंड्स लोगों के ग्रीटिंग मैसेज है दिवाली के। अच्छा दीदी, हम सोच रहे थे थोड़ा बाहर जाके आते हैं। कहाँ जा रहा है? मिठाई लाने। हमें थोड़ा शगुन जरूर करना चाहिए, भैया की आत्मा को शांति मिलेगी। आते हैं। हैप्पी दीपावली। सेम टू यू। अभी तक नहीं लौटा नवीन। हमें नहीं लगता कि इसमें कुछ बदलाव आया है। ऐसा मत बोलो माँ, वो बस आता ही होगा। जब हम गए थे तो माँ, दीदी और दादाजी और आपके 2 कांस्टेबल ड्यूटी पे थे सर। लेकिन जब हम वापस आए तो दीदी, दीदी, दादा, दादा, माँ। सर हमको जाना ही नहीं चाहिए था सर। तुम गए कहाँ थे? सर हम दोस्तों को दिवाली का गिफ्ट देने गए थे सर।
सब आपका गलती है सर। आप इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाए थे और अब देखो, घर में लूटपाट हुई है और कांस्टेबल अरविंद गायब है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। होना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये अरविंद भी राणा से मिला हुआ है। इस अरविंद का जल्द से जल्द पता करो और राणा के जितने आदमी भी फरार हैं सब पर शिकंजा कसने की कोशिश करो, वरना डिपार्टमेंट की बहुत किरकिरी होने वाली है। बोलो अनिल, इंफॉर्मेशन पक्की है तो बोल दो था। क्या रे भीमा, तेरा राणा जेल में सड़ रहा है और तू अंडरग्राउंड में सड़ रहा है। अब तो भी जिंदगी भर जेल में ही सड़ने वाला है। इससे ज्यादा वक्त मत लगा, जो भी सच है बोलते हैं। नहीं साहब, हमने तो दिवाली हमारे घर ही मनाए थे। लेकिन पटाखे प्रताप के घर फोड़े, 4 मर्डर, हमारा एक कांस्टेबल गायब। हमारे कांस्टेबल के साथ क्या टांका भिड़ा था तेरा? नहीं साहब, हमारा किसी से कोई टांका नहीं भिड़ा था। हम सच बोल रहे सर, हमने कुछ नहीं किया। सर मैंने कंफर्म किया, भीमा और उसके साथी दिवाली वाली रात अपने घर में ही थे। अब उन्होंने किसी और को भेजा हो ये वो उगल नहीं रहा। अगर इतना पिटने के बाद भी वो कबूल नहीं कर रहे हैं तो फिर दिवाली वाली रात हुए हमले में किसका हाथ हो सकता है? सर अभी तक अरविंद की भी कोई लीड नहीं मिली है। उसको भी मार के गायब तो नहीं कर दिया? अगर ऐसा है तो फिर इतना सोचा समझा प्लान राणा और उसके आदमी के अलावा कौन बना सकता है? सर घर में लूट भी हुई थी और जिस तरह का आतंक राणा के इस एरिया में फैला हुआ है, मुझे लगता नहीं है कि उसके गैंग के अलावा ये कांड कोई कर सकता है। कांस्टेबल अरविंद के गायब होने के बाद मीडिया फिर से हमारी ईमानदारी और काबिलियत पर सवाल